यानी सामाजिक विज्ञान, जो कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक है एनसीईआरटी पे। हमारे अतीत बुक का नाम है। इसको आज हम आपका चौथा जो अध्याय है उसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। अध्यायवार सीरीज दोस्तों हम करा रहे हैं। सीरियल हम लोग टॉपिक की ओर, सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको बता दें एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने के फायदे क्या क्या हैं। कुछ 10 फायदों को हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसे एनसीईआरटी किताबें आपको जटिल विषयों के बारे में आपको गहराई से समझ देती हैं। वहीं एनसीईआरटी किताबों के अध्यायों के अंत में दिए गए घुमावदार सवाल यानी प्रश्न विषय की गहरी समझ पैदा करते हैं। एनसीईआरटी पुस्तकों में दिए गए कॉन्सेप्ट सटीक और स्पष्ट हैं। प्रतियोगी परीक्षा में एनसीईआरटी किताबों से सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं। वहीं ज्यादातर बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी किताबों में दिया गया है। एनसीईआरटी में दिए गए तथ्य एग्जामिनेशन बोर्डों द्वारा मान्य होते हैं। वहीं सीबीएसई जैसे बोर्ड खुद एनसीईआरटी किताबों यानी पुस्तकों को पढ़ने की सिफारिश करता है। साथ ही एनसीईआरटी किताबें कई भाषा में प्रकाशित की जाती हैं। एनसीईआरटी किताबें परीक्षा की तैयारी में बहुत समय बचाती हैं। आपको बता दें एनसीईआरटी पुस्तकें और पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों से पढ़ा जाएगा तो बहुत जल्दी जो है विषय तैयार किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी विषय को। तो सीधे चलते हम लोग टॉपिक की ओर। हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक, चौथा अध्याय है आज। क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 4, क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। पुस्तकालय में मेरी इस बच्ची का नाम है। जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहां किताबों से भरे कई रैक रखे थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। वे विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये एग्जाम में सीधे ही पूछ लिए जाते हैं। जो हम सर्कल बना रहे हैं इनसे जो है एग्जाम में जो है सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में
उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृति, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है। उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। कितने वर्षों के पहले? 200 साल पहले। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्ति वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों, जिसमें व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे सूक्ति का अंश है। इन दोनों नदियों को मानचित्र एक पृष्ठ जो है 2 में खोजें तथा फिर पढ़ें। देखिए, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है ये, ठीक है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई, ठीक है। यह ऋग्वेद की पांडुलिपि का पन्ना है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर जो है यह पांडुलिपि जो लिखी गई है कश्मीर में पाई गई। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियां। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 चमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियां जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना करो। प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे वाहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूं। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियां, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना को पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उसमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मानचित्र 1 को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था।
इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारागाह हों या जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सों पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी-कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। कोई स्थायी सेना इनकी नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के में सलाह मशविरा जो है करते थे। वहां ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक बन जाता था। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोई कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश्व, भरतजन या विश्व, यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने या इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास जो है हो रहा था। देखो वहां क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण, बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। ये देखिए ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत, समाधान यानी शिष्ट कहा जाता है। यहां दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। ये जो है
ठीक है। कई बार पुरातात्विदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कन्नों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतया मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, जिसे ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तैयार पत्थर और सोने के गहने। ये देखिए, ये लोहे के औजार। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, ये देखिए। नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी, ये नीचे एक कटार, ये देखिए। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातात्विद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर पृष्ठ संख्या 13, ब्रह्मगिरी खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। यहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ईमान गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में पृष्ठ संख्या 13, इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे, भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शवों के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। क्या बताते हैं हमें कंकालों की अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी अस्थियों की जांच है, क्योंकि उसकी अस्थियों की जांच है। चूंकि महिलाएं जो है बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या
कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 जो है अस्थियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 अस्थियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हस्तियों के जाड और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई। अस्थियों के जाड और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? इनाम गांव के लोगों के काम धंधे में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां भी जो है एकत्र की जाती थी। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। अन्यत्र एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यहाँ जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। उन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता की थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी, ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई फर्क बताओ। कल्पना करो, तुम 3000 वर्ष पहले के इनाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या दिया जाएगा? उपयोगी शब्द: वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां: वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले। महापाषाणों को निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव के कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। चरक लगभग 2000 साल पहले। निम्नलिखित को सुमेल करो: सूक्त, रथ, यज्ञ, दास, महापाषाण। सजाए गए पत्थर, अनुष्ठान, अच्छी तरह से बोला गया, युद्ध में प्रयोग किया जाता था, गुलाम। आओ याद करें। वाक्यों को पूरा करो के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। में महापाषाण पाए जाते हैं। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान का काम करते थे। पोर्ट होल का इस्तेमाल के लिए होता था। इनाम गांव के लोग खाते थे। आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न हैं? पुरातात्विक कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं? एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता था? आओ करके देखें।
पता करो कि तुम्हारे विद्यालय की पुस्तकालय में धर्म के विषय पर किताबें हैं या नहीं है। उसी संग्रह से किन्हीं 5 पुस्तकों के नाम बताओ। एक याद की हुई कविता या गीत लिखो। तुमने उस कविता या गीत को सुनकर याद किया था या पढ़कर। ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण उनके कार्य या उनकी भाषा के आधार पर किया जाता है। नीचे की तालिका में तुम 6 परिचित लोगों के नाम भरो। इनमें 3 पुरुष और 3 महिला होने चाहिए। प्रत्येक पेशा और भाषा लिखो। क्या तुम उस विवरण में कुछ और जोड़ना चाहोगी? तो दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिले। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।